अमेरिका ने ईरान को इस्लामाबाद में इसलिए बुलाया ताकि वो ईरान से वो हासिल कर सके जो 40 दिन की लड़ाई में सारी ताकत झोंकने के बाद वो हासिल नहीं कर पाया। 21 घंटे की वार्ता में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और दूसरे वार्ताकारों ने पूरा जोर लगा दिया ईरान को ताकत के दम पर झुका लिया जाए, लेकिन ईरान ने न सिर्फ झुकने से इनकार किया बल्कि अमेरिका को यह भी समझा दिया कि सीज फायर अमेरिका की मजबूरी है, ईरान की नहीं। और ईरान अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिका ईरान से ताकत के दम पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खुलवा पाया। तमाम कोशिशों और ईरान के परमाणु केंद्रों पर सबसे बड़े बमों के हमले के बावजूद अमेरिका को ईरान का संवर्धित यूरेनियम नहीं मिला। अमेरिका चाहता था बातचीत के टेबल पर दबाव से हॉर्मुज़ भी खुल जाए और ईरानी यूरेनियम भी मिल जाए, लेकिन ईरान ने अमेरिकी वार्ताकारों से साफ साफ कह दिया हॉर्मुज़ खुलवाना और ईरान को यूरेनियम संवर्धन से रोकना अमेरिका के बस की बात नहीं। इन विवादों की वजह से सिर्फ 21 घंटे में इस्लामाबाद में हो रही वार्ता टूट। दोनों के अपने अपने रेड लाइंस थी कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे, और ना अमेरिका ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और ना ईरान ने शायद कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। हॉर्मुज़ को फौरन दुनिया के लिए खोलने पर अमेरिका सबसे ज्यादा उतावला था। अमेरिकी वार्ताकार और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ईरान के इनकार पर गर्मी दिखाने लगे, तो इस्लामाबाद में ईरान की तरफ से मोर्चा विटकॉफ को पहले ही वार्ता टूटने का खलनायक बता चुके विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संभाला। अराक्ची ने विटकॉफ को खरी खोटी सुनाई। इसके बाद विटकॉफ गुस्से में आकर कुर्सी से खड़े हो गए और आक्रामकता दिखाने लगे। अराक्ची को विटकॉफ पर इतना गुस्सा आया कि वो अमेरिकी वार्ताकार को पीटने के लिए तैयार थे। ये पूरी खबर तुर्की के एक बहुत बड़े पत्रकार ने सारी दुनिया को बताई। सोचिए जरा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के वार्ताकार को अमेरिका के सबसे बड़े चापलूस मुल्क यानी पाकिस्तान की राजधानी में बैठकर ईरान के विदेश मंत्री ने लगभग पीट दिया है। आप समझ सकते हैं कि जो मुल्क वार्ता की मेज पर इतना आक्रामक है वो जंग के मैदान पर कितना आक्रामक होगा। यही वजह कि अब दुनिया कह रही है कि ईरान को धमकाने की कोशिश किसी को भी कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके दरबारी बार बार यही गलती कर रहे हैं। ट्रंप कभी कहते हैं हॉर्मुज़ नहीं खुला तो ईरान की सभ्यता नष्ट कर देगा, कभी कहते हैं हॉर्मुज़ पर अमेरिका की बात नहीं मानी तो ईरान की पूर्ण तबाही हो। इस्लामाबाद में वार्ता से मिले अपडेट से ट्रंप इतने अधीर हो गए थे कि हॉर्मुज़ खोलने के लिए वॉरशिप भेजने का दावा तक करने लगे। लेकिन IRGC ने साफ साफ कह दिया जो हॉर्मुज़ में बगैर ईरान की मर्जी से आएगा डुबो दिया जाए। दूसरी ओर वार्ता टेबल पर अराक्ची के तेवर ने एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां वापस उनके मुंह में ठूस दी। कोई सहमति हो नहीं पाई क्योंकि ईरान अपने टर्म्स और कंडीशन पर बिल्कुल सॉलिडली खड़ा हुआ और दृढ़ रहा उसके ऊपर। बहसा बहसी इतनी ज़बरदस्त हुई कि वो आपस में फिजिकल होना चाहते थे, मतलब झड़प होने वाली थी आपस में। ईरान युद्ध से पहले जिन बातों पर अड़ा था आज भी उन्हीं शर्तों के साथ खड़ा है, जबकि ईरान को तोड़ने के लिए अमेरिका और इजराइल ने शुरुआत में ईरान पर इतिहास की सबसे बड़ी बमबारी 40 दिनों के युद्ध में ईरान को $145 बिलियन यानी 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। सुप्रीम लीडर अली खमेनी समेत 50 से ज्यादा टॉप अधिकारियों को मार दिया। 8 रेलवे ब्रिज तोड़ दिए, पावर प्लांट और एयरपोर्ट पर हमले किए, सड़कें, फैक्ट्रियां, गैस पाइपलाइन सब ध्वस्त कर दी। यहाँ तक कि मस्जिदों, यूनिवर्सिटी और बच्चों के स्कूल को भी मिसाइलों से उड़ा दिया। ये तबाही भी ईरान ने अपने विमान का नाम मिनाव 168 रखकर दुनिया को दिखाई। अमेरिका को ईरानी बच्चों का हत्यारा बताया, लेकिन ईरान झुका नहीं। अब ईरान ने अमेरिका से साफ साफ कह दिया जितनी तबाही ईरान में मचाई गई उसका जुर्माना भी देना होगा। ईरान की जिस तीसरी शर्त की वजह से बैठक बेनतीजा खत्म हुई और जेडी वेंस अमेरिकी वार्ताकारों के साथ पैर पटकते हुए इस्लामाबाद से चले गए, वो अमेरिका से नुकसान के हार जाने की मांग थी। यानी युद्ध खत्म करने पर अमेरिका को ईरान से कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि अमेरिका को $145 बिलियन चुकाने होंगे। 40 दिन की तबाही, अरबों डॉलर का नुकसान, इसके बावजूद ईरान का झुकना नहीं, ये साबित करता है कि असली ताकत हथियार में नहीं, हौसले में होती है। ईरान के इस हौसले को समझने के लिए आपको इस युद्ध में शामिल दोनों पक्षों की ताकत और उनके आकार को समझना होगा। एक तरफ ईरान अकेला खड़ा है, दूसरी तरफ सबसे शक्तिशाली अमेरिका
मिडिल ईस्ट का महारथी इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे देशों के संसाधन हैं, लेकिन ईरान अकेले इन सबको पानी पिला रहा है। आज आपको इस युद्ध में अमेरिका और सहयोगियों की सम्मिलित ताकत की ईरान के साथ तुलना भी देखनी चाहिए। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है और ईरान से अकेले भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन मिडिल ईस्ट के सहयोगियों की ताकत और दौलत को मिला लिया जाए तो ग्लोबल पावर में यह गठबंधन नंबर 1 पर आता है, जबकि ईरान का नंबर 16 है। यानी ग्लोबल पावर इंडेक्स में भारी असंतुलन है। अमेरिका और सहयोगियों का कुल रक्षा बजट $965 बिलियन है, जबकि ईरान का सिर्फ $9 बिलियन। अमेरिका और सहयोगी ईरान की तुलना में 100% ज्यादा रकम अपनी रक्षा के लिए खर्च करते हैं। अमेरिका और सहयोगियों की जीडीपी $30 ट्रिलियन से ज्यादा है, जबकि ईरान की सिर्फ $1.486 ट्रिलियन, जो अमेरिका के हमलों से 10% और कम हो गई है। अमेरिकी गठबंधन के पास 20 लाख सैनिक है, जबकि ईरान के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या 6 लाख है। अमेरिकी गठबंधन के पास 15,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है, जो आसमान में उनका दबदबा कायम करते हैं। इसके मुकाबले ईरान के पास पुराने पड़ चुके 300 से 400 विमान बचे हैं, यानी आसमान में अमेरिका 40 गुना मजबूत है। अमेरिकी गठबंधन के पास 8,000 से ज्यादा टैंक हैं, जबकि ईरान के पास सिर्फ 2,675। अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इस गठबंधन के पास 500 से ज्यादा युद्धपोत हैं, जबकि ईरान की नेवी का आकार बहुत छोटा है। ट्रम्प दावा करते हैं उन्होंने ईरान के सभी युद्धपोतों को पानी में डुबो दिया है, यानी समंदर में ताकत की कोई तुलना ही नहीं हो सकती। जिन देशों से ईरान टक्कर ले रहा है उनका आकार भी ईरान से 7 गुना ज्यादा है। जब ताकत में इतना अंतर हो तो कोई साधारण देश लड़ने की हिम्मत ही नहीं करेगा, लेकिन ईरान लड़ भी रहा है, मार भी रहा है और डर भी नहीं रहा। ईरान इस समय नहीं झुक रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि ईरान अगर अभी झुक गया तो ईरान की जो फिलहाल की रजीम है, जो इनकी इस्लामिक रेवोल्यूशन की थियोलॉजी वाला ढांचा है वो पूरा का पूरा ढांचा ढह जाएगा। तो ईरान के लिए इस समय अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। जब ताकत का अंतर इतना बड़ा हो तो जंग कहीं से बराबरी की नहीं कही जा सकती। ये एक के सामने 20 से 50 वाली लड़ाई है, लेकिन कहानी यहीं पलटती है और सवाल उठता है, क्या सिर्फ ताकत ही जीत तय करती है या जज्बा और रणनीतिक खेल बदल देती है? अमेरिका ने धमकियां दी, सभ्यता खत्म कर देंगे। ईरान ने जवाब दिया कि हम तैयार हैं। यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह ऐलान था कि जो लड़ना जानता है वो डरना भूल जाता है। जब ताकत का फर्क है और फर्क भी 1 बनाम 20 का, तो जीत हथियारों से नहीं रणनीति से होगी। ईरान ने सीधा मुकाबला नहीं चुना, उसने एक ऐसा खेल चुना जहां हर बात महंगा पड़े, और यही मजबूत दुश्मन से लड़ने की असली वजह, असली रणनीति और असली तरीका। अपने सुप्रीम लीडर की मौत के गुस्से ने ईरानियों के डर को खत्म कर दिया। अब वो मरने और मारने के लिए तैयार, और इसी वजह से अमेरिकी दबाव में कोई भी समझौता लगभग नामुमकिन हो गया। शिया विचारधारा शहादत को भी जीत मानी, लेकिन ईरान सिर्फ शहीद होने के लिए नहीं, जीत के लिए उतरा हुआ है, जिसकी उसने पूरी तैयारी कर रखी है। इस युद्ध में ईरान के 2 सबसे बड़े हथियार मिसाइलें और ड्रोन, और ईरान ने वार्ता टूटते ही सबसे घातक मिसाइलों की तैनाती कर दी थी। ईरान ने अपने लॉन्चरों को दोबारा तैनात करते हुए पहली बार ट्विन मिसाइल सिस्टम भी दिखाया, जिससे एक साथ फतेह और खैबर शेकन मिसाइलों को दागा जा सकता है। यानी एक लॉन्चर से डबल तबाही। ईरान में युद्ध में तबाही मचाने वाली अपनी मिसाइलों की लोकेशन भी बदल दी।
सीज फायर के दौरान ईरान ने जमीन के नीचे छिपे मिसाइल लॉन्चर दोबारा एक्टिव किए। मतलब दुश्मन को लगता है मिसाइलों का खतरा खत्म हो गया, लेकिन असल में ईरान दोगुनी ताकत से हमले के लिए तैयार है। ईरान के 50% मिसाइल लॉन्चर्स अभी भी एक्टिव हैं और ज़िंदा हैं, यानी कि इस्तेमाल करने लायक हैं। यानी कि अमेरिका ने केवल 50% ही लॉन्चर्स ईरान के डैमेज या उखाड़ फेंके हैं। लंबा समय मिलेगा तो मिसाइल लॉन्चर्स और बनाएंगे। ईरान ने सीज फायर के दौरान तेजी से अपनी मिसाइल फैक्ट्रियां भी ठीक कर ली। अमेरिका ने सोचा ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह हो गई हैं, लेकिन मौका मिलते ही जहां मिसाइलें बनती हैं उन्हें जल्दी जल्दी रिपेयर किया। इसका मतलब हमले के बाद भी नए हथियार बनते रहे। ईरान का दावा है अभी भी उसके पास 45,000 से ज्यादा ड्रोन बाकी हैं। अमेरिका के सहयोगी देश उसके साथ खुलकर खड़े, लेकिन कुछ ताकतें ईरान की चोरी छिपे मदद कर रही हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है चीन का नाम, जिसके तेल के स्रोत देशों पर अमेरिका चुन चुन कर निशाना साध रहा है। सीज फायर के दौरान कई चाइनीज कार्गो प्लेन तेहरान में लैंड हुए हैं। कुछ अमेरिकी एजेंसीज ये दावा कर रही हैं कि प्लेन सैकड़ों मिसाइलें बनाने का सामान और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस थे। यही अमेरिका और इस सहयोगियों के लिए अब लड़ाई और मुश्किल करने वाला है। चीन से जो कार्गो विमान तेहरान में उतरे, उनमें 800 से ज्यादा मिसाइलें बनाने के लिए जरूरी सामान मौजूद है। इसके अलावा कंधों पर रखकर हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को गिराने में सक्षम मैन पैड भी चीन ने ईरान में भेजे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस खुलासे से हैरान हैं। सवाल डोनाल्ड ट्रंप से भी पूछे जा रहे हैं और उनका जवाब अमेरिका की बौखलाहट दिखा रहा है। ट्रंप हैरान है क्योंकि अमेरिका ने 40 दिन में ईरान को इतना कमजोर किया था, ईरान सीज फायर से फिर से उतना मजबूत हो गया। इसके अलावा आज भी हॉर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है। ईरान ने यहां ऐसी सुरंगें, बारूदी सुरंगें बिछा दी कि उसकी मर्जी के बगैर इस रास्ते से किसी का गुजरना लगभग नामुमकिन है। अमेरिकी एजेंसीज ने इस बात का खुलासा भी किया। ईरान ने अमेरिका और इजराइल की बमबारी का जवाब देते हुए परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी उपकरणों को भी सुरक्षित बचा लिया, उसका यूरेनियम सुरक्षित। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं, इतने दिनों की बमबारी के बाद अमेरिका और इजराइल के हाथ आखिरकार क्या आया? इसका जवाब है अमेरिका को ईरान से वॉर छेड़कर सुपर पावर का रुतबा खोने का डर मिला। परमाणु हथियार बनाने के लिए उपकरण और यूरेनियम सुरक्षित होने की वजह से ही ईरान अमेरिका पर अभी भी दबाव डालने में कामयाब हो रहा है। और दुनिया की सबसे कमजोर नस बना हॉर्मुज स्ट्रेट अभी भी ईरान का सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है। अब उन्होंने सरवाइव किया, लीडरशिप भी तकरीबन इंटैक्ट है, एटलीस्ट जो देश चला रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने तो कुछ हासिल किया नहीं उधर। यानी ईरान अगर अमेरिका के सामने अपनी शर्तें रख पा रहा है तो इसके लिए उसने पूरी तैयारी भी की है। इसी के साथ ईरान का भूगोल और हमलों से बचने की तैयारी उसका जोश बढ़ा रही है। और जिस तरह वो अमेरिका और इजराइल के सामने डटकर खड़ा है, मुस्लिम दुनिया में ईरान का हौसला नई हलचल बन गया है।